हेलो एवरीवन। सॉरी, अभी भी शोल्डर पेन कर रहा है, तो इसी लैपटॉप पर ही पढ़ा रहा हूँ। जल्दी से जल्दी ठीक होके पैनल पे पढ़ाने की कोशिश करूँ। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, लैंड इज फिक्स्ड से शुरू करना है। अच्छा, जो जो नॉर्दर्न स्टेट्स से मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, जो 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 भारत की नॉर्दर्न स्टेट्स से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हीट वेव का इफेक्ट अभी देखा है। और पंजाब में मोहाली, डेराबस्सी है ना के अराउंड, चंडीगढ़ है ना, पंचकुला के अराउंड वाले एरिया में बारिश हुई है। तो सबको एक डिफरेंस दिखा है टेम्परेचर में, है ना, हाउ मच रिलैक्स दिस डाउनपोर हैज ब्रॉट विद इट। तो मैं एक चीज़ आपको दिल से कहना चाहता हूँ कि उस इंसान के बारे में सोचो यार, जिसने इसी गर्मी में, इसी लू में निकल के बाहर आपके लिए फसल उगानी है। ओके, तो फार्मिंग को बेटा लाइटली मत लेना। फार्मिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। इज इट इज वी शुड बी वेरी मच प्राउड ऑफ आवर फार्मर्स हु आर risking their life and producing food for us so that we can stay healthy, we can live healthy. Okay, salute to the grit and resilience of our farmers. I am totally proud on the Indian farmers, right, who suffer and produce such good grains, such good food for us, right? चलो, लैंड इज फिक्स से शुरू करेंगे। क्यों है लैंड फिक्स, क्या है लैंड फिक्स, आपको समझ में आ गया होगा पिछली वीडियो देख के। और इसके आगे के जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं बहुत डिटेल में, बहुत ही आगे फॉरवर्ड है ना, वे फॉरवर्ड जो भी है, वो डिस्कस करूँगा। प्लीज़ गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, फिर इस वीडियो पे आना। ओके, चलो। लैंड इज फिक्स बेटा ये टॉपिक नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि एक प्रॉब्लम है। ओके, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे उनको इस प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। अब आप हीट वेव से ही अंदाज़ा लगा चुके हो कि भैया बाहर इतनी गर्मी है तो किसान कैसे ये काम कर रहा होगा, राइट? और आप एक चीज़ और समझो कि अगर मानसून बारिशों में अगर हल्का-सा भी चेंज हुआ, हल्की-सी भी वो डिले हुई, तो फार्मिंग पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और अगर फार्मिंग पे बेटा बहुत बुरा असर पड़ेगा, कल्टीवेशन पे, प्रोडक्शन पे, हार्वेस्ट पे अगर बहुत बुरा असर पड़ेगा, तो बेटा किसान के जीवन-मरण के सवाल उत्पन्न होंगे। उसके उसके किसान के लिए जीने मरने के सवाल खड़े हो जाएंगे। ओके, सो डोंट टेक फार्मिंग लाइटली। अब देखो, आपको एक चीज पहले भी हमने पढ़ी थी, आपको एक चीज ये भी समझ में आनी चाहिए कि इंडिया में जितने भी गांव है ना, विलेजेस हैं, फार्मिंग वहाँ पे मेन एक्टिविटी है। पालमपुर के बारे में भी हालांकि पालमपुर हाइपोथेटिकल गांव है, हाइपोथेटिकल विलेज है, बट ऑथर ने ये कहा है कि फार्मिंग वहाँ पे मेन एक्टिविटी है। और वहाँ पे ज़्यादातर लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, राइट? उसने ये 2 पॉइंट्स पहले ही उसने बता दिए थे कि फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, और 75% जो पॉपुलेशन है गाँव की, वो फार्मिंग से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, राइट? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉनसून में या मौसम में हल्का-सा भी बदलाव हुआ, राइट? तो किसान के जीने मरने के सवाल खड़े हो जाते हैं। और वही चीज़ देखो ऑथर ने भी लिखी है, कितने अच्छे शब्दों में लिखी है, द वेल बीइंग ऑफ दीज़ पीपल, फार्मर्स हों चाहे फार्म लेबरर्स हों, इनकी वेल बीइंग, है ना, इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। किस पे डिपेंडेंट है जी? प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। फार्म से जो भी प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर इनका जीवन डिपेंडेंट रहेगा। ओके, आई होप दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू कि ऑथर ने ये 3 पॉइंट्स क्यों लिखे हैं। चलो, अब लैंड इज फिक्स्ड वाला जो टॉपिक है वो इसलिए था कि हम ये सोच रहे थे कि पुराने टाइम में क्या होता था कि इंडिया को ग्रेन्स, खाना वाना जो भी है बाहर से मंगाना पड़ता था। वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन कंट्रीज फॉर दिस, राइट? तो फिर हमने सोचा कि हम अपनी लैंड को है ना, अपनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं। तो हमारे सामने एक आइडिया क्या था कि भैया जो कल्टीवेबल लैंड है उसको बढ़ा लो। तो कल्टीवेबल लैंड जब बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, राइट? बट लैंड बढ़ा ली हमने, जितनी वेस्ट लैंड थी उसको कन्वर्ट कर लिया कल्टीवेबल लैंड में। अब हमारे पास कोई और लैंड नहीं बची ना, अब लैंड इज फिक्स्ड। लैंड क्या थी? फिक्स्ड थी। यही क्या है, एक बेसिक कंस्ट्रेंट है फार्मिंग के अंदर कि हमने अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वी नीड मोर लैंड, बट लैंड इज फिक्स्ड। दिस इज द बेसिक कंस्ट्रेंट। ओके, देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने से पहले हमारे सामने एक है ना, एक कंस्ट्रेंट आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है। क्या रुकावट आ जाती है कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। अगर देखा जाए तो जो लैंड हमारे पास कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है वो फिक्स्ड है। ओके, और अभी तक हमने किया क्या है इस कंस्ट्रेंट से निपटने के लिए, है ना? अभी तक हमने क्या किया, 1960 से लेके अभी तक जितनी वेस्ट लैंड थी वो हमने कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर ली। जितना हम फार्मिंग एरिया एक्सपैंड कर सकते थे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने कर लिया।
सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 से लेके अब तक फार्मिंग एरिया में कोई भी एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला है। बाय देन तब तक 1960 तक सम ऑफ द वेस्टलैंड्स, जितनी भी थोड़ी बहुत वेस्टलैंड थी इन द विलेज गांव में, हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड, वो कन्वर्ट करके कल्टीवेबल लैंड में बदल दी गई थी। अब हमारे पास कोई और स्कोप नहीं बचता लैंड को बढ़ाने का। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब हमारे पास प्रोडक्शन को बढ़ाने का कोई और तरीका नहीं बचता, क्योंकि अब हमारे पास लैंड को बढ़ाने का ही कोई और जरिया नहीं है, कोई और मेथड, कोई और टेक्निक नहीं है। राइट, ओके। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। हमने प्रोडक्शन बढ़ाने की सोची थी कि हम अपना कल्टीवेबल एरिया बढ़ा लेंगे तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी, पर ये एक बेसिक कंस्ट्रेंट है। अब लैंड हमारे पास अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स मैंने आपको बताया था, कोस्टल प्लेन्स, है ना, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या सेंट्रल इंडिया जहाँ पे ठीक ठाक बारिश हो जाती है, उसके बाद हमारे पास ज़्यादा फर्टाइल अवेलेबल प्लेन लैंड नहीं है ताकि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें। ऐसा हमारे पास पॉसिबल इंडिया में ज्योग्राफी हमको अलाउ नहीं कर रही है। ओके, चलो। अब उसने एक चीज दी है हेक्टेयर, इसको समझते हैं। ठीक, हेक्टेयर क्या है जी? लैंड के एरिया को मेजर करने के लिए यूनिट है। जैसे आप फोर्स को मेजर करने के लिए यूनिट यूज करते हो न्यूटन, है ना, एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए यूनिट्स यूज करते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो उसी तरह से लैंड के एरिया की मेजरमेंट्स के लिए भी कुछ यूनिट्स हैं। हाँ, एरिया को मेजर करने के लिए जनरली मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर आप यूज करते हो। बट जनरली फार्मिंग लैंड को या एग्रीकल्चरल लैंड को हेक्टेयर्स में मेजर किया जाता है। अगर आपके गांव में बीघा चल रहा है, गिंथा चल रहा है, बिसुआ चल रहा है ना, दसुआ भी कई कई जगह चलता है, राइट? तो वो लोकल यूनिट्स हैं। बट जनरली अगर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, सरकारी डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उसमें हेक्टेयर यूज किया जाएगा। ओके, कहीं पे स्क्वायर फुट भी चलता है, बीघा, गज, राइट? दीज आर द यूनिट्स। ओके, चलो हेक्टेयर क्या है वो समझते हैं पहले। देखो भाई, अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं जिसकी साइड्स हो 100 मीटर की, और मैं इस स्क्वायर का एरिया निकालूं, और मैं इस स्क्वायर का एरिया निकालूं, तो वो आना चाहिए 10,000 मीटर स्क्वायर, राइट? तो इस 10,000 मीटर स्क्वायर को ही क्या लिया जाता है, क्या बोला जाता है? 1 हेक्टेयर। ओके, तो 1 हेक्टेयर की डेफिनेशन भी यहीं से बनेगी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ उसने। 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। 1 हेक्टेयर उस स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है जी, है ना, विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स, जिसकी एक साइड का नाप कितना है, मेजर कितना है, लेंथ कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, 1 हेक्टेयर क्या है? 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। 1 हेक्टेयर उस स्क्वायर के एरिया के बराबर है जिसकी एक साइड की लेंथ, जिसकी एक साइड का मेजर, जिसकी एक साइड का नाप कितना है जी? 100 मीटर। ओके, और हेक्टेयर क्या है जी? ये स्टैंडर्ड यूनिट है लैंड को मेजर करने के लिए। और भी बहुत बहुत सारी लोकल यूनिट्स हो सकती हैं, बीघा, गिंथा, है ना, बिस्वा, और गज, राइट? तो ये सब आपको है ना, मरलास भी हो सकते हैं। यू वुड बी नोइंग दैट, राइट? ये सब लोकल यूनिट्स होती हैं लैंड को मेजर करने के लिए। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब भैया, ये इतनी लैंड हमारे पास है, फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड वी आर हैविंग इन इंडिया, है ना। पालमपुर में भी सेम चीज हो रही है, राइट? की जो लैंड है फार्मिंग के लिए वो तो फिक्स्ड है। ठीक, अब उसी लैंड से हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, ये हमारे पास दूसरा सवाल था। तो क्या करो, अ, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन ले आओ, है ना। तो डायरेक्टली ग्रीन रेवोल्यूशन पे नहीं आए थे, कुछ और भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए थे, साइंटिस्ट ने उठाए थे, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने उठाए थे। तो पहले वो स्टेप्स देख लेते हैं, फिर थोड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ आएंगे। ओके, तो पहला स्टेप्स देखो, साइंटिस्ट ने या गवर्नमेंट ने क्या उठाया कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दो। इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने से क्या होगा? पंप चलेंगे, पंप सेट्स चलेंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोकल भाषा में बम्बी भी बोल देते हैं ना। तो वो लोग चलाएंगे, और जितनी भी फार्मिंग लैंड होगी वहां तक पानी पहुंच जाएगा, और पूरा एरिया इरिगेबल हो जाएगा, कोई भी लैंड फैलो नहीं रहेगी, और अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और ये क्यों इंट्रोड्यूस करना था, पंप सेट्स की तरफ क्यों लेके आना था, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ क्यों लेके आना था? कि देखो, जो बुलक्स हैं, है ना, उसने कोहलू को चलाना है,
वो कितना चलाएगा यार पूल को, थक जाएगा, उसकी उसकी लेबर लिमिटेड है, राइट? बट इलेक्ट्रिसिटी आने से पंप की जो लेबर है वो तो अनलिमिटेड है ना, उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है, जब तक चला सकते हो चलो, है ना? तो अगर बुलक्स को यूज करके, है ना, दिस इज योर फील्ड, अगर आप बुलक्स को यूज करके, है ना, पर्शियन व्हील से पानी निकाल रहे हो, तो लेट अस सपोज आप इतने एरिया को पानी दे पा रहे थे, है ना? अब ये लैंड क्या रह रही थी जी, फैलो रह रही थी, राइट? तो अब अगर आपके पास पंप सेट होगा तो आप खुद सोच सकते हो कि पूरा एरिया क्या बनेगा जी, इरिगेबल बनेगा। पूरे एरिया को आप इरिगेट कर पाओगे और पूरे एरिया पे आप फार्मिंग कर पाओगे, प्रोडक्शन लेके आ पाओगे। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन क्या करेगी, राइस करेगी, राइट? तो दिस वाज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्म्स। ओके, चलो इसको पढ़ भी लेते हैं। क्या लिखा है? इरिगेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना? इलेक्ट्रिसिटी के कारण इरिगेशन कैसे हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में बहुत पहले आ चुकी थी। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी आने से इरिगेशन का जो सिस्टम था वो पूरा बदल गया। एंड फार्मर्स वर एंड फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर, ठीक है ना? जो बात मैंने समझाई थी वही बात ये भी लिख रहा है। फार्मर्स अब 3 अलग तरह की फसलें, है ना, साल में, इन अ ईयर, वो उगा सकते हैं। किसके कारण जी? ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ठीक है? एक अच्छे इरिगेशन के सिस्टम के कारण किसान, अब पालमपुर के जो किसान है, साल में 3 अलग तरह की किस्में साल में तीनों अलग तरह की किस्मों की फसल उगा सकते हैं, है ना? खारिफ की फसल, जायद की फसल, राबी की फसल, है ना? आपको पता ही होगा, खारिफ, राबी, जायद, ये क्रॉपिंग सीजन है, क्रॉपिंग है ना, पैटर्न है, राइट? उसके बाद क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, जो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स हैं, कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज, वो बहुत ही बड़े एरिया को पानी दे सकते थे। मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से, राइट? जो ये पंप सेट्स हैं, बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स थे, पंप सेट्स थे, ये बहुत बड़े एरिया को, जमीन को अच्छे से पानी दे सकते थे, है ना? कहाँ पर्शियन व्हील और कहाँ इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इलेक्ट्रिक पंप्स, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स, राइट? राइट, यू कैन सी द डिफरेंस। चलो जी, अब आते हैं दूसरे मेथड पर जो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। एक मेथड और भी है जिसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन, ठीक? वो हम अभी आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। पालमपुर में क्रॉप रोटेशन फॉलो किया जाता है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया, पहले वो समझो। मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, पहले वो समझेंगे। क्यों इंट्रोड्यूस की गई वो अलग अलग बात है, अलग चीज है, राइट? तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? लेट अस सपोज दिस इज द पीस ऑफ लैंड यू आर हैविंग, और आपने अपना ये जो लैंड थी, आपने अपने जो ये जो पीस ऑफ लैंड थी, आपने डेडिकेट कर दिया कुछ पार्ट क्रॉप ए को। आपने इसी पीस ऑफ लैंड का कुछ पार्ट डेडिकेट कर दिया क्रॉप बी को, और कुछ पार्ट डेडिकेट कर दिया क्रॉप सी को, राइट? तो सेम पीस ऑफ लैंड पे आप क्या क्या ग्रो कर रहे हो? दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, मोर देन वन क्रॉप अगर मैं बोलूँ तो, है ना? ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड दैट यू आर हैविंग, यू आर ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, यू आर ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स, राइट? है ना? ऑल राउंड द ईयर, ये नहीं कि 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने आपने अलग अलग सब्जियां उगाई, राइट? ऐसा नहीं। all around the year, when you grow more than one crop on the same piece of land, then it is called as multiple farming। देखो डेफिनेशन में कितनी आसान है। what is multiple cropping? to grow more than one crop, to grow more than one crop, दो, है ना, एक से ज्यादा क्रॉप उगाना on a piece of land, है ना, piece of land पर, ड्यूरिंग द ईयर, साल में, इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है? एक से ज्यादा फसल उगाना, एक से ज्यादा क्रॉप उगाना किसी दिए हुए पीस ऑफ लैंड पे ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में, उसी को बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक? अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या है? इससे प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगी? चलो, लेट अस सपोज दिस इज द लैंड दैट यू वर हैविंग, और सेम ऐसे ही कर लेते हैं पैटर्न, है ना? आपने ये पार्ट डेडिकेट कर दिया क्रॉप ए को, ये पार्ट डेडिकेट कर दिया क्रॉप बी को, और ये पार्ट डेडिकेट कर दिया आपने क्रॉप सी को। ओके, अब देखो, सॉयल में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेट अस सपोज वन न्यूट्रिएंट टू, है ना, up to, let us suppose there are 7 or 8 nutrients, let us suppose there are 8 nutrients, okay? और क्रॉप ए को चाहिए न्यूट्रिएंट 1, न्यूट्रिएंट 3, न्यूट्रिएंट 8, लेट अस सपोज, राइट? और क्रॉप बी को चाहिए न्यूट्रिएंट 2, न्यूट्रिएंट 4, और क्रॉप सी को चाहिए न्यूट्रिएंट 5, न्यूट्रिएंट 6, न्यूट्रिएंट 7, लेट अस सपोज, ओके? तो अब आप खुद देखो, जितने न्यूट्रिएंट्स सॉइल में थे, क्या वो सभी न्यूट्रिएंट्स इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं? आर वी यूजिंग the nutrients present in the soil fully, entirely? Yes or no? Yeah, right? So we are using the all the nutrients, है ना?
that were available in the soil, we are utilizing all the nutrients that were present in the soil, है ना, to the maximum tendency efficiency that we can do with the help of these three crops A, B और C. ठीक है, तो अल्टीमेटली सभी न्यूट्रिएंट्स जब यूटिलाइज होंगे, है ना, या मैं ये बोलूँ कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे, एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे, फुली यूटिलाइज होंगे, तो यील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रोडक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना. सो दिस इज द वे थ्रू विच मल्टीपल क्रॉपिंग हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. ओके, तो इतना वैसे आपने एग्जाम्स वगैरह में नहीं लिखना है, यू शुड नो कि मल्टीपल क्रॉपिंग करती क्या है. मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोडक्शन में इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करती है. ओके, आपने सिर्फ एग्जाम में इतना ही लिख के आना है. कैसे करती है, क्यों करती है, क्या नहीं करती है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी स्टोरी. ओके, सो यहाँ पे आपकी बुक में भी देखो सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है जो आपने एग्जाम में लिख के आनी है. इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. ये सबसे कॉमन तरीका है, आम तरीका है प्रोडक्शन को बढ़ाने का किसी भी दी गई पीस ऑफ लैंड पर, किसी भी दी गई जमीन पर. ओके, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. चलो जी, अब आए हम तीसरे मेथड पर, जिससे हम सेम पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, तो इस मेथड का नाम है यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा है, प्लीज यहाँ पे लिख लेना यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, या फिर लिख लेना यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. ओके, चलो. अच्छा, इस मेथड में एक नाम आएगा हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, या फिर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, या हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, वन एंड द सेम थिंग. नाम में ही क्या है, हाई यील्ड या यील्डिंग, है ना, वेराइटी, उसके बाद लिखा है सीड्स. देखो वेराइटी तो हो गया टाइप, किस्म, है ना, है ना, ऐसी किस्म की सीड्स, ऐसी वेराइटी की सीड्स जो क्या है जी, हाई यील्डिंग है, ज्यादा यील्ड करती हैं, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, राइट. ऐसी सीड्स को क्या बोला जाएगा, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स. ऐसी किस्म की सीड्स को क्या बोला जाएगा, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स. देखो यहाँ पे मैंने दो क्रॉप्स बना रखी है, लेट्स सपोज ये दोनों क्रॉप्स हैं वीट की, ये दोनों प्लांट वीट के. आप इनमें से बता सकते हो कि कौन सा प्लांट, प्लांट ए और प्लांट बी, इनमें से कौन सा प्लांट HYV सीड के थ्रू डेवलप हुआ है या HYV सीड से डेवलप हुआ है. इनमें से कौन सा प्लांट HYV सीड से डेवलप हुआ है, और कौन सा प्लांट ट्रेडिशनल सीड से, यानी कि पुराने सीड से, जो हम पुराने टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं सीड्स, उनसे हुआ, उनसे उन सीड्स से जनरेट हुआ है. ओके, यू गॉट माय पॉइंट. कौन सा प्लांट ए और बी में से कौन सा प्लांट आपको लगता है कि ट्रेडिशनल सीड्स से, जो हम पुराने टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, उनसे प्रोड्यूस हुआ है, और कौन सा प्लांट HYV सीड्स से प्रोड्यूस हुआ है. आपको कौन सा प्लांट लग रहा है? अगर आपको प्लांट ए लग रहा है कि वो ट्रेडिशनल सीड से बना, देन यू आर करेक्ट. ठीक है ना, हम जो ट्रेडिशनली जो भी सीड्स हम यूज कर रहे थे, अगर उनसे प्लांट ए बना, देन यू आर करेक्ट. और HYV सीड से प्लांट बी बना होगा. तो देखो आपको डायग्राम से ही समझ में आ गया होगा कि अगर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, अगर मैं बोलूं कि दीज आर व्हीट ग्रेन्स, है ना, हिंदी में बोलते हैं ना फलियां, है ना, कनक की फलियां, राइट. तो अगर ये व्हीट की ग्रेन्स है, तो अल्टीमेटली इस प्लांट से ज्यादा व्हीट आने वाली है, ज्यादा ज्यादा व्हीट की प्रोडक्शन होने वाली है इस प्लांट से, रादर देन दिस प्लांट. ओके, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि HYV सीड्स होते क्या हैं. HYV सीड्स ऐसे सीड्स हैं कि अगर उनको यूज करोगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन क्या होगी, ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले उन पर ग्रेन्स ज्यादा होंगी, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी. ओके, चलो वापस अपने मेथड पे आते हैं, यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. कह रहा था हायर यील्ड्स वर पॉसिबल फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हायर यील्ड्स पॉसिबल थे किस तरह से जी, कॉम्बिनेशन यूज करना है हमने किस चीज का, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का, उनके साथ क्या यूज करना है जी, क्या कॉम्बिनेशन लेके आना है, HYV सीड्स का कॉम्बिनेशन लाना है, साथ में इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा. हाई यील्ड्स तब भी पॉसिबल हैं सेम पीस ऑफ लैंड से, हाई यील्ड तब भी पॉसिबल है अगर आप क्या यूज करोगे, कॉम्बिनेशन यूज करोगे, HYV सीड्स का, प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, और पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एटसेट्रा का. ओके, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में मॉडर्न फार्मिंग टूल्स भी आ जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स का यूज करना, थ्रेशर्स का यूज करना, सीड ड्रिल्स का यूज करना, है ना, ये सब भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड में काउंट होगा. ओके,
तो अल्टीमेटली अब आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था ना, मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी सेम पीस ऑफ लैंड पर सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन डेवलप करने में, जनरेट करने में मदद कर सकते हैं। राइट, तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर पा लिया है, हमने इस क्वेश्चन का आंसर जान लिया है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि फार्मर सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं या नहीं। राइट, चलो, अब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए कहाँ से, है ना? इसका इसी का ही दूसरा नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन में ही जो फार्मर्स थे उनको पुश किया गया था कि आप एचवाईवी सीड्स यूज करो, है ना? आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करो, राइट? आप बेटर इरिगेशन मेथड्स यूज करो। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी एंड यू वुड अर्न गुड, आपका भी प्रॉफिट होगा एंड यू वुड लीड अ गुड लाइफ। ओके, अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से अडॉप्ट किए हैं, क्या आपको लगता है इसके कारण हमारी लैंड सस्टेन कर पाएगी? क्या जो हमारा इतना फ्रूटफुल, इतना इकोनॉमिकल, इतना हेल्दी, है ना, इतना प्यारा, इतना बढ़िया जो लैंड रिसोर्स हमारे पास है, जो हमारे प्लेन्स हैं, क्या वो सस्टेन कर पाएंगे? विल विद द यूज ऑफ, है ना, देखो क्या था मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, या मैं ये बोलूँ ग्रीन रेवोल्यूशन में, farmers were asked to use chemical fertilizers rather using manures। देखो manures naturally प्रोड्यूस होते हैं, है ना? rather using manures, उनको बोला गया कि आप फर्टिलाइजर्स यूज करो। तो आपको लगता है क्या इससे लैंड सस्टेन कर पाएगी? क्या इससे जो लैंड में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या वो सर्वाइव सर्वाइव कर पाएंगे? So the answer is no, right? Land won't be able to sustain, right? So we have to take care that we have to use all these chemical fertilizers wisely so that our land sustains for a long time. Okay, देखो अगला टॉपिक भी उसने यही रखा है। सो देखो अगला टॉपिक भी उसने क्या रिलेट किया है, क्या लिखा है, विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी? क्या लैंड लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकेगी? क्या हम लंबे समय तक लैंड को उपयोग कर पाएंगे? क्या लैंड इतनी देर तक बची रहेगी, सस्टेन कर पाएगी, टिकी रहेगी? ठीक है, इसीलिए उसने अगला टॉपिक भी जो रिलेटेबल टॉपिक है यही लिखा है, विल द लैंड सस्टेन। देखो लैंड क्या है जी, एक नेचुरल रिसोर्स है, तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है, बहुत ही केयरफुली इसको यूज करना है। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, हमें बड़ी सावधानी से इसका इस्तेमाल करना है। देखो आप सबको पता होगा कि जो माउंटेन रॉक्स हैं, बोल्डर्स हैं, they erode over time, and then over millions of years, thousands of years, these fertile plains that we are using now have been created. Okay, so once the land becomes infertile, है ना, तो, or you can say futile, so ultimately we won't be able to use the land and we won't be able to grow the crops on that land. Once its nutrients are consumed or the microorganisms present in the land die, we won't be able to use the land. So we have to be careful in its use because such a resource has been developed over a long period of time. Okay. अब scientific reports भी क्या बोल रही हैं? Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base। ये जो हमारा लैंड है, ये जो हमारा नेचुरल रिसोर्स बेस है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के कारण हमने इस लैंड रिसोर्स को, अपने इस नेचुरल रिसोर्स को क्या कर लिया है? ओवर यूज कर लिया है। कैसे? एक मेथड है क्रॉप रोटेशन। पालमपुर के किसान भी क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर रहे हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होती थी? एक क्रॉप लगाई, आपने उसको हार्वेस्ट कर लिया, इतने में अभी आपने उसको सेल भी नहीं किया, अभी आप मंडी भी नहीं गए, अभी आप मार्केट भी नहीं गए अपनी हार्वेस्ट को बेचने के लिए, सरप्लस को बेचने के लिए, इतने में आपने उसको वापस इरिगेट किया, सीड्स सो किए और एग्रीकल्चर करना फिर से शुरू कर दिया, फार्मिंग करनी फिर से शुरू कर दी। राइट, तो जब आप उसको मौका ही नहीं दे रहे, तो क्या ऐसे उसके न्यूट्रिएंट्स रिवाइव हो पाएंगे? क्या क्या बार बार केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने से जो हमारे हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या वो रिवाइव कर पाएंगे? क्या वो वापिस से उस सॉइल में ग्रो कर पाएंगे? आंसर इज सिंपली नो। राइट, तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स भी क्या कह रही हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हम यूज कर रहे हैं, है ना, उसकी वजह से हमारा जो ये जो नेचुरल रिसोर्स है हमने उसको ओवर यूज कर लिया है। अब और ज्यादा उसमें सस्टेन करने की पावर नहीं बची है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। आगे आन- आगे भी देखो, वो भी आगे भी सेम चीज बोल रहा है जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया ही था, है ना। इन मैनी ईयर्स, बीते वर्षों में, बीते कई सालों में, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ग्रीन रेवोल्यूशन हालांकि लाई गई थी हमको ग्रेन्स के मामले में, सेल्फ
सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, सेल्फ रिलायबल बनाने के लिए। बट अल्टीमेटली अब ग्रीन रेवोल्यूशन को कैसे देखा जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन को ऐसे देखा जाता है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में कहा गया था कि आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपनाओ, आप कॉम्बिनेशन यूज करो HYV सीड्स का, इरिगेशन का और केमिकल फर्टिलाइजर्स का। और इन्हीं केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण सॉइल की फर्टिलिटी क्या हुई है? कम हुई है। और इसीलिए अब ग्रीन रेवोल्यूशन को कई फार्मर ग्रुप्स निगलेक्ट करना शुरू कर भी दिए हैं, राइट? वो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। ओके, चलो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। अभी हम थोड़ा अपने सिलेबस की तरफ रहेंगे। ऑल्सो अब इरिगेशन भी है। इरिगेशन के अंदर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी के कारण इरिगेशन हो रही है ना? वी आर ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर ड्यू टू दिस, है ना? और कई जगह पे ग्राउंड वाटर भी कम हुआ है। तो अब देखो अगला पॉइंट उसने क्या उठाया? ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन। ये जो हमने लगातार पानी का ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ट्यूबवेल इरिगेशन से, उससे क्या हुआ? हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। वाटर टेबल डिप्लीट कर गया है। अच्छा, अब ये वाटर टेबल क्या होता है वो देखो। लेट अस सपोज दिस इज द लैंड, दिस इज द डेप्थ ऑफ लैंड। ओके, अब कुछ डेप्थ के बाद देयर इज सम वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड, जिसको आप अंडरग्राउंड वाटर बोलते हो, है ना? देन देयर आर अगेन रॉक्स एट द बॉटम। ठीक, तो जितनी हाइट तक ये रॉक्स से लेके ये जितनी हाइट तक वाटर होगा, जितने लेवल तक वाटर होगा, उसको बोला जाएगा वाटर टेबल। सो दिस इज कॉल्ड वाटर टेबल। ओके, अब वाटर टेबल के डिप्लीट होने का मतलब कि वाटर क्या हो जाएगा जी? लो हो जाएगा। ये वाटर टेबल क्या हो जाएगा जी? डाउन जाना शुरू हो जाएगा। ओके, अब जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करोगे अल्टीमेटली तो लेवल क्या हो जाएगा ग्राउंड वाटर का? कम हो जाएगा ना, तो इतना बचेगा। अब और यूज करोगे तो और डाउन जाएगा, और यूज करोगे तो और डाउन जाएगा। तो अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंच जाओगे? ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहां का पानी यूज करने लायक नहीं है। इट इज कैंसरस, इट विल कॉज कैंसर। दिस वाटर इज कैंसरस, कैंसरोजेनिक सब्सटेंसेस इसमें मिक्स्ड होंगे लाइक मर्करी, राइट? तो आपने ध्यान रखना है कि आपने ओवर यूज नहीं करना है ग्राउंड वाटर को। ओके, दिस इज द बिगेस्ट इशू बीइंग फेस्ड बाय द मालवा रीजन ऑफ पंजाब। कहते हैं कि एक पूरी ट्रेन भर के आती है कैंसर के पेशेंट्स की, दिल्ली को जाती है। तो दिस मालवा बेल्ट इज सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा यूटिलाइज कर चुके हैं कि अब जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल बचा है, इट इज़ नियर दिस रॉक्स, और दिस इज कैंसरस। ओके, चलो, कीप ऑल दिस थिंग असाइड। ये मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए, जागरूक करने के लिए बताता रहता हूँ बीच में। ओके, चलो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड ऐसे सस्टेन कर पाएगी अगर आप ऐसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करोगे जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई थी? क्या उन मेथड से लैंड सस्टेन कर पाएगी? आंसर इज नो। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जो ओवर द टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड डेवलप हुआ है, राइट? और इसको अगर ओवर यूज करोगे तो हम खुद ही अपने इस नेचुरल रिसोर्स का, जो हमारा बेस है, जो हमारी लैंड है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, हम उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पिछले कई सालों में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई है। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में एक पॉइंट ये लिखा गया था कि वी हैव टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, जिसमें से एक चीज थी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और एक चीज थी इरिगेशन, राइट? तो फर्टिलाइजर्स के कारण तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ना? एंड मोर ओवर दे ओवरफ्लो विद द एक्सेस ऑफ वाटर, है ना? और दे पोल्यूट द अदर, यू कैन से, वाटर रिसोर्सेज, राइट? पॉन्ड्स, रिवर्स, ड्रेन्स, राइट? और फिर वहाँ की एक्वाटिक लाइफ भी हार्म होती है, राइट? मोर ओवर यूट्रोफिकेशन भी होती है। ठीक, यूट्रोफिकेशन जिसको नहीं पता वो प्लीज जाके यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ना, राइट? और क्योंकि हम इसमें इरिगेशन भी यूज कर रहे थे एज अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, हमने ट्यूबवेल्स को अपनाया, तो उससे उससे क्या हो रहा है कि जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट होना शुरू हो गया, राइट? इट हैज रीच्ड सच एन अलार्मिंग स्टेट कि इतना कम हो चुका है कि इट हैज रीच्ड एट द बॉटम ऑफ इट्स डेप्थ, राइट? और ऐसे लेवल पे पहुंच गया है, इतना कम हो चुका है कि वो रॉक्स के पास है ना? बॉटम रॉक्स के पास है। दैट आर कैंसरस। तो अल्टीमेटली वो पानी पिएंगे, यूज करेंगे क्रॉप्स में, वो पानी लगाएंगे, तो वो कैंसरोजेनिक सब्सटेंसेस आर गोइंग टू रीच आवर बॉडी, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके, इफेक्ट्स आपके सामने। ओके, चलो, तो बी सेफ। आगे एक न्यूज आर्टिकल भी है, ये देखो, ये न्यूज आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स
केमिकल फर्टिलाइजर्स मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं विच डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं, एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द प्लांट्स, और इमीडिएटली जल्दी से अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के लिए। बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, पर ये सॉइल में ज्यादा देर तक, ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स जो आप बाहर से केमिकल के रूप में डाल रहे हो, ये सॉइल में ज्यादा देर तक रिटेन नहीं रहते। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल, ये सॉइल से निकल जाते हैं, एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, और किसको पोल्यूट करते हैं? ग्राउंड वाटर को, रिवर्स को और लेक्स को भी पोल्यूट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो ये फर्टिलाइजर्स हैं ये हमारे हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खत्म कर देते हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर दियर यूज, इसका मतलब ये है कि इनके इस्तेमाल के कुछ देर के बाद द सॉयल विल बी लेस फर्टाइल, सॉयल कम उपजाऊ रहेगा, कम फर्टाइल रहेगा देन एवर बिफोर, जितना कि वो पहले हुआ करता था। सोर्स डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली, ठीक है, तो डाउन टू अर्थ आर्टिकल है, न्यू दिल्ली में ये छपा। आगे कह रहा है द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है जी? पंजाब में है, पूरे देश में। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, ये जो हम कंटिन्यूसली फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे सॉइल की, मिट्टी की सेहत पे असर पड़ा है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स, अब पंजाब के किसान मजबूर हैं कि उन्हें और भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है समय के साथ। ऐसा क्यों बोल रहा है वो समझो। देखो, आपने हमारा जो नेचुरल रिसोर्स था, जो बेस था, लैंड जो थी, सॉइल जो थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। अब उसकी फर्टिलिटी जो है, उसकी जो फर्टाइल पावर थी, जो उसकी उपजाऊ क्षमता थी, भैया आपने उसका तो नुकसान कर दिया। अब न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे? आपने एक बार क्रॉप उगाई, उसने न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए, फिर दोबारा लगाई उसने, फिर न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए, फिर लगाई उसने, न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए, अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो गए ना। तो आप न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लाओगे? बाहर से लाओगे, बाहर से लाके डाल दिए, फसल उगा ली, अब क्या? न्यूट्रिएंट्स फिर कंज्यूम हो गए। तो बार 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 आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से न्यूट्रिएंट्स डाल डाल के खेती को करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन लेवल्स को मीट करना पड़ेगा। तो सेम चीज वो भी लिखा बोल रहा है, लिख रहा है, पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड, अब पंजाब के किसान मजबूर हैं यूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल्स, अपने प्रोडक्शन लेवल्स को हासिल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो मजबूर हैं कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिस मीन्स, अब इसका क्या मतलब है? जितना है ना फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर खरीदोगे, फसल उतनी क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है फर्टिलाइजर्स के लिए। दिस मीन्स द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट, इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट है कल्टीवेशन की, फार्मिंग की, वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि दीज इनपुट्स आर नॉट चीप, दीज आर कॉस्टली, और अल्टीमेटली इन्वायरमेंट के ऊपर भी आप बुरा असर छोड़ के जा रहे हो। राइट, चलो कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।